नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की कक्षा में। तो मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुई हूँ आपके समक्ष उसी विषय को लेकर। तो इससे पहले जब हमारी भाग 2 एक गया था तो उसमें हमने वाक्य के बारे में पढ़ा था। यह हमारा भाग 2 जो कि हम उसे ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जब भाग 2 को आगे बढ़ाने से पहले हम करेंगे भाग 1 की पुनरावृत्ति, क्योंकि बेटा अगर हम पिछला रिवाइज नहीं करेंगे तो ये वाला भी हमारा नहीं आएगा। तो हमने भाग 1 में पढ़ा था किसके बारे में, वाक्य के बारे में, कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य किससे मिलकर बने होते हैं। तो मैंने वही आज फिर से लिखा हुआ है, अक्षर प्लस वर्ड प्लस वाक्य। अक्षर मिले तो शब्द बनेंगे, शब्द मिले तो वाक्य बनेंगे। लेकिन तीनों में क्या कंडीशन होगी, कंडीशन वही होगी कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारी वाक्य की परिभाषा बन जाती है वो होती है हमारी क्या, कि शब्दों के सार्थक और सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अर्थात जो भी हम शब्दों को जोड़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। फिर हमने किए थे वाक्य के अंग। तो वाक्य के कितने अंग थे हमारे, 2। पहला अंग उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है वो हमारा होता है उद्देश्य। तो जैसे मैंने आपको कहा बिजली चली गई, तो यहाँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बिजली के बारे में, कि बिजली क्या हो गई है, चली गई। तो यहाँ पर बिजली कौन है, हमारा उद्देश्य। जैसे हवा चल रही है तो हवा कौन है, हमारा उद्देश्य। अध्यापिका पढ़ा रही है तो अध्यापिका कौन है, उद्देश्य। मतलब कि अगर छोटी सी भाषा में कहें, जो हमारा कर्ता है, जो काम करने वाला है, वही हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है। अब आते हैं हम विधेय। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो होता है हमारा विधेय। ठीक है। जैसे मैंने कहा बिजली चली गई, तो यहाँ पर उद्देश्य कौन, बिजली। अब बिजली के बारे में क्या कहा जा रहा है कि चली गई, तो ये हमारा क्या हो गया, विधेय। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम वाक्य के भेद। अब वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2। पहला कौन सा था, रचना के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो बात करते हैं हम रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो मैंने आपको बताया सरल वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वो हमारा होता है सरल वाक्य। जैसे हवा चल रही है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इन सब में क्या था, एक ही उद्देश्य था और एक ही विधेय था। बहुत ईजी है सरल वाक्य को पहचानना। ठीक है। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन वो किससे जुड़े हुए होते हैं, समुच्चय बोधक अवयवों से, जैसे जिन्हें हम कहते हैं योजक शब्द। ठीक है। जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जो कभी भी नहीं बदलते हैं, जैसे कि और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये हमारे होते हैं समुच्चय बोधक। आया होगा समझ में। मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य मुख्य होता है और बाकी सभी वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जैसे लाइट आई, पंखा चलने लगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लाइट आई वैसे ही पंखा चलने लगा। अब देखिए यहाँ पर कितने वाक्य हैं, 2 वाक्य हैं, पंखा चलने लगा और लाइट आई, लेकिन दोनों के बीच में क्या नहीं लगा हुआ है, समुच्चय बोधक शब्द नहीं लगा हुआ है। और जो पहला वाक्य था वो मुख्य था और दूसरा उस पर आश्रित था। तो कल भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि ये क्या होता है कि जहाँ पर 2 वाक्य होते हैं लेकिन समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, वही हमारा मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। जैसे अब मैंने बोला होता कि लाइट आ गई और पंखा चलने लगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, और, तो ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य। अगर मैंने बोला लाइट आ गई, पंखा चलने लगा, तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, हमारा मिश्र वाक्य। तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम बढ़ते हैं हमारे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद की। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो पहले भेद का नाम है विधानवाचक वाक्य। ठीक है। तो विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है, देखिए बेटा, वह वाक्य जिसमें किसी काम के होने या करने की सूचना दी जाती है वो हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे राम गाना गाता है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ कि राम गाना गाता है। बच्चा सो गया, बच्चा सो गया, तो मैं आपको यहाँ पर आपको सूचना मिल रही है ना किसी का चीज की, कि बच्चा सो गया है। जैसे कि मैं हरिद्वार जाती हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या सूचना मिल रही है कि मैं हरिद्वार जा रही हूँ। तो ये होता है हमारा विधान
वाक्य है। तो कौन सा होता है? जहाँ किसी कार्य का होना या करने की सूचना होती है, हमें मिलती है। या फिर हम बोलते हैं कि जिस तरीके से वाक्यों को बोला जाता है वो हमारे विधानवाचक वाक्य होते हैं, क्योंकि सरल वाक्य और विधानवाचक कुछ हद तक एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें उद्देश्य विधेय देख लेते हैं कि एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। इसमें क्या कि इसमें कोई किसी कार्य की करने की सूचना दी जाती है, जैसे कि पंखा चला हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखा चलने की सूचना मैं आपको दे रही हूँ। तो ये है हमारा विधानवाचक वाक्य। देखिए दूसरा है हमारा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? इन्हें बेटा निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, तो हम याद रखेंगे नकारात्मक वाक्य से। अब नकारात्मक वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? वे वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने की सूचना नहीं होती है, ठीक है, वो कार्य नहीं होता है, जैसे कि बिजली नहीं आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, मैंने अपना काम नहीं किया है। तो जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा होता है वहाँ पर नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे राम गाना नहीं गाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? नहीं गाता है, क्योंकि उसको गाना नहीं आता है। बच्चा नहीं सोया, नहीं सोया। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान इसकी होती है कि इन वाक्यों में क्या लगा होता है? या तो लगा होता है ना, या फिर लगा होता है नहीं, या फिर मत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मत भी हमारा क्या होता है? ना के लिए। जैसे कि यह काम मत करना, तो इसका मतलब है उसे काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसकी तीनों पहचान होती हैं, ठीक है, जैसे कि क्योंकि ये तीनों चीजें किसके लिए आती है? नहीं होने के बारे में, ठीक है, नहीं होने के बारे में बताती है कि कोई काम नहीं होगा। तो ये हम देखेंगे, इनकी पहचान मुख्य रूप से ये देखेंगे कि जिन वाक्यों में ना, नहीं या मत लगा हो वो हमारे क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य होते हैं। लेकिन डेफिनेशन हमें क्या याद करनी है? जहाँ किसी काम के न होने के बारे में बताया जाता है वहाँ पर नकारात्मक वाक्य होता है। जब नहीं होगा तो वहाँ किन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा? हमें ना, नहीं और मत, इन तीनों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य। तो देखिए बेटा, इच्छावाचक वाक्य कौन सा वाक्य होता है? जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामनाएं या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर आपकी इच्छा प्रकट होती हो, या आप किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को शुभकामनाएं देते हैं, तो वहाँ वो हमारा इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ पर क्या है? मैं क्या कर रही हूँ? उसको आशीर्वाद भी दे रही हूँ और ये मेरी इच्छा भी है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम टेस्ट में पास हो जाओ, तुम टेस्ट में पास हो जाओ, तो ये क्या है? मेरी इच्छा। तो जहाँ पर आप हमारी क्या होती है? इच्छाएं प्रकट होती हैं, शुभकामनाएं हम किसी को देते हैं, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ पर हमारा इच्छावाचक क्या होता है? वाक्य होता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये मैं क्या है? मेरी इच्छा है और मेरा आशीर्वाद भी है कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये होता है हमारा इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होता है? जहाँ पर आज्ञा या आदेश का बोध हो, जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा दी गई हो या आज्ञा ली गई हो, ठीक है, या किसी को आदेश दिया गया हो, वहां पर क्या होता है? हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? आज्ञा ले रहे हैं, किससे? मुझसे। और आदेश, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते हो, तो ये क्या हो गया हमारा? या फिर मैं बोलूँ हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तो ये क्या है? आदेश है मेरा कि तुम अंदर आ जाओ। जैसे कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो मैं यहाँ पर क्या है? मैं उसको क्या दे रही हूँ? आदेश दे रही हूँ। तो जिन वाक्यों में आज्ञा का बोध हो, आदेश का बोध हो या अनुमति ली गई हो, जैसे कि आप हमसे अंदर आने के लिए अनुमति मांगते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये क्या है? अनुमति ली जा रही है, तो ये हमारा हो गया आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। तो जहाँ पर आज्ञा दी जाती है और या फिर आदेश दिया जाता है, वहां पर हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। तो इच्छावाचक में समझ में आया आपको, आज्ञावाचक में आया। तो इच्छावाचक में क्या होता है? इच्छावाचक में आशीर्वाद दिया जाता है, शुभकामनाएं दी जाती हैं और क्या किया जाता है? और इच्छा प्रकट की जाती है। लेकिन आज्ञावाचक में क्या किया जाता है? आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है या फिर आदेश दिया जाता है, तो वो हमारे होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि तुम यहाँ से जा सकते हो, ध्यान से पढ़ो, तो ये क्या है? आदेश है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। फिर है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा होता है? जहां पर प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, मतलब कि जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो ये क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए। और देखिए बेटा, इसकी एक पहचान होती है क्या, कि इन वाक्यों के पीछे क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको आज्ञावाचक समझाया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, और इसमें और जब हम यहाँ पे प्रश्नवाचक उसे बनाएंगे, क्या तुम अंदर आ सकते हो, तो लेकिन हम पीछे क्या देखेंगे कि इसकी पहचान ही यही होती है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो ये थे हमारे इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं? देखिए बेटा, संकेतवाचक और संदेहवाचक, थोड़ा हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं होना है। अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, संकेतवाचक में क्या होता है, जहां पर किसी कार्य को करने की शर्त का बोध हो, मतलब कि वो कार्य तो होगा लेकिन किसी शर्त के आधार पर होगा। जैसे कि मैंने कहा कि तुम पढ़ोगे तो जरूर बड़े बनोगे, तो मेरी शर्त क्या थी कि उसका, आपकी शर्त क्या होगी, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे तो वो कार्य सफल होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे कि बिजली आएगी तो पंखा चलने लगेगा, तो ये क्या है, यहाँ पर शर्त है। क्या शर्त है? अगर बिजली आएगी तभी पंखा चलेगा। तो ये होता है हमारा संकेतवाचक। संकेत में क्या होता है बेटा, वो कार्य जरूर होगा लेकिन उसकी कोई ना कोई शर्त होगी। तो इसमें ये होता है हमारा संकेतवाचक। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे कि नहीं होगे? अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। तो इसमें क्या शर्त रखी गई है? मेहनत करने की शर्त रखी गई है कि मेहनत करोगे तो ही पास होगे, वरना पास नहीं होंगे। देखिए, अगर सिंपल से साधारण से शब्दों में अगर हम समझें तो कैसे समझ सकते हैं कि जहां पर जो कार्य होगा वो जरूर होगा लेकिन उस कार्य के पूर्ण होने की कोई ना कोई शर्त जरूर होगी। जैसे कि बादल आएंगे तो बारिश जरूर होगी। अब बताइए क्या है इसमें कि शर्त क्या है? बादल आएंगे तो बादल जैसे छाते हैं तो वैसे ही बारिश होती है, होती कि नहीं होती है? तो वो काम होगा लेकिन उस काम को पूरा होने की क्या होगी? शर्त होगी। संकेत दिए जाते हैं, तो इसलिए वो संकेतवाचक वाक्य है। आया होगा समझ में? नेक्स्ट है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जहां पर कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब अनिश्चितता का भाव होता है और शक भी होता है, क्योंकि शक कहाँ होता है? वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद आज धूप निकलेगी। अब देखिए, निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है, तो यहाँ पर मुझे शक है, शायद निकल जाए और ना भी निकले। अगर मैंने बोला कि आज बादल नहीं है, धूप निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर वो काम जरूर होगा लेकिन शर्त क्या है? बादल हटेंगे तो धूप निकलेगी। तो यहाँ पर संकेतवाचक और संदेहवाचक में यही है, यहाँ पर जो काम है वो जरूर होगा लेकिन यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि शायद आज धूप निकल सकती है, तो यहाँ पर निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है। देखिए, मैंने इसको दूसरे तरीके से भी लिखा है, जैसे आज धूप निकल सकती है, तो देखिए मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कि आज बादल नहीं है, धूप निकलेगी, तो इसका मतलब आज धूप निकलेगी, तो यहाँ पर मैं श्योर हूँ मैं, क्योंकि संकेत मुझे कहाँ से मिला है? बादल की, बादल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इस वर्ष बारिश अच्छी हुई है तो फसल भी अच्छी होगी। देखिए, अभी बारिश हुई है, फसल नहीं हुई है, तो इससे मैंने क्या अनुमान लगाया कि जब बारिश अच्छी हुई है तो क्या है? फसल भी अच्छी होगी, तो इसका मतलब है फसल अच्छी होगी। तो ये हमारा कौन सा हो गया? संकेतवाचक वाक्य, है ना? या फिर देखिए, दूसरे तरीके से बदल भी सकती हूँ मैं इसको, जैसे कि इस साल बारिश अच्छी हो जाए तो फसल भी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें शर्त है कि नहीं है? जैसे मैंने आपको समझाया था, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि मैम इसमें शर्त तो नहीं है, लेकिन अब शर्त है कि नहीं? शर्त है कि इस साल अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो
शर्त क्या है कि बारिश का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अगर इसको मैं संदेहवाचक में बदलूं तो कैसे बदल सकती हूँ, इस साल बारिश कम हुई है, शायद फसल अच्छी ना हो। अब देखिए बारिश कम हुई है तो फसल अच्छी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फसल अच्छी नहीं होगी, क्या पता अच्छी हो जाए, बिना पानी के अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा बच्चा कि इसमें वह कार्य होगा लेकिन उसकी कुछ ना कुछ शर्त अवश्य होगी। ठीक है, और इसमें वो कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे वह मंदिर गई होगी, अब यहाँ पर जा भी सकती है और नहीं भी जा सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हमें पता नहीं है, वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर वो काम होगा लेकिन किस पर होगा, एक शर्त के साथ होगा। तो दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमें इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, लेकिन हमें हमेशा यही याद रखना है कि यहाँ पर काम होगा, जरूर होगा, लेकिन एक शर्त के आधार पर होगा। जैसे मैंने कहा तुम सफल होगे कब, जब पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। तो अच्छे से पढ़ना क्या हो गई उस काम की शर्त। फसल अच्छी होगी कब होगी, जब बारिश होगी। तो फसल अच्छी होने की शर्त क्या है, बारिश होगी। और यहाँ पर इस साल बारिश नहीं हुई है, शायद फसल अच्छी ना हो, का गारंटी नहीं है होगी या नहीं भी होगी। तो ये याद रखिएगा, इसमें होगा और इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो लास्ट हमारा बचता है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो विस्मयादिबोधक वाक्य कौन से होते हैं, विस्मयादिबोधक बेटा वाक्य वो वाक्य होते हैं जहाँ पर विस्मयादिबोधक शब्द लगे होते हैं। अब विस्मयादिबोधक शब्द कौन से होते हैं, हाय, क्या, शाबाश, वाह, छी, ये होते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। अब ये कौन से शब्द होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं, जैसे आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा, नफरत। और आश्चर्य जैसे कि आप सरप्राइज हो जाते हैं, वहां पर होते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक शब्द कौन से होते हैं, या भी आपको पता चला। तो वही वो वाक्य होते हैं कि जहां पर हम अपने मन के भावों को दर्शाते हैं और विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। और इसकी एक पहचान होती है, मैंने पहचान बताई, इसका ये साइन कि जहां भी जिन भी शब्दों के पीछे, क्योंकि विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं उनके पीछे ये चिन्ह जरूर लगता है। ठीक है, तो वहां पर जहां पर विस्मयादिबोधक शब्द और ये चिन्ह लगा हुआ है वो हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। जैसे हाय, बेचारा गिर गया, तो देखिए हाय के पीछे क्या लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इससे हमें पहचान लिया कि ये हमारा कौन सा है, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर क्या का नाम नहीं लिया। ठीक है, क्या तो प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है और अपने मन के भाव को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि जब हम सरप्राइज हो जाते हैं या आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हम कहते हैं क्या, तो हमारा क्या होता है, तो वहाँ पीछे क्या रहता है, ये चिन्ह आ जाता है। अगर क्या के पीछे यह चिन्ह लगा हुआ है तो ये विस्मयादिबोधक क्या है वाला क्या है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रश्नवाचक है। तो ये थे हमारे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद भी कौन से थे, अर्थ के आधार पर। तो आज हमने किया वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद। तो वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8। एक बार फिर से हम छोटा सा वो कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला इनको दोबारा से देख लेते हैं, विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले तो विधानवाचक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें हम किसी कार्य करने की सूचना देते हैं। जैसे राम सो गया होगा, तो यहाँ पर या राम गाना गाता है। ठीक है, राम सोता है, राम खाना खाता है। तो ये क्या है, ये मैं आपको क्या दे रही हूँ, किसी कार्य को होने की सूचना। फिर है दूसरा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जहाँ पर नहीं का प्रयोग किया जाता है या किसी कार्य या जिस वाक्य में कोई कार्य नहीं होता है। तो इसकी मैंने पहचान भी आपको बताई थी, क्या थी, नहीं, ना, मत। जहाँ पर ये आ जाते हैं वहां पर हमारा नकारात्मक वाक्य होता है। फिर है इच्छावाचक, जहाँ पर किसी को शुभकामनाएं दी जाती हैं, आशीर्वाद दिया जाता है, इच्छा की जाती है, वहां पर आपका इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे कि तुम्हारा दिन मंगलमय हो, तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम अच्छे काम करो। तो ये हमारे सारे क्या हैं, इच्छाएं हैं। तो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। फिर हमारा आज्ञावाचक वाक्य।
आज्ञावाचक क्या होता है? जहाँ पर किसी को आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, या किसी को अनुमति दी जाती है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, निवेदन किया जाता है, वहां पर होता है हमारा आज्ञावाचक। जैसे कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, या कृपया मुझे 2 रुपये दे दीजिए। देखिए मैंने बोला निवेदन, निवेदन में रिक्वेस्ट करना भी हमारा किसमें आता है? आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है। फिर है संकेतवाचक। तो संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं? कि जहाँ पर कोई कार्य तो होता है लेकिन उस कार्य के होने की क्या होती है? शर्त होती है। जैसे वह कार्य फ्यूचर में, मतलब आपके भविष्य में जरूर होगा, अभी नहीं होना चाहिए लेकिन भविष्य में जरूर होगा, लेकिन उसको पूर्ण होने की क्या होगी? एक शर्त होगी। अगर उस वह शर्त पूरी हो जाएगी तो वो वाक्य जरूर होगा। जैसे कि मैंने क्या था? किसान मेहनत करेगा तो अच्छी फसल पाएगा। तो शर्त क्या है? अच्छी फसल कब होगी? जब किसान मेहनत करेगा। फिर है हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या है? कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको संकेत में बताया, संकेत में होगा, जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन कब होगा? जब उसकी एक शर्त होगी, ठीक है, वो शर्त पूरी हो जाएगी। संदेहवाचक इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि काश आज बारिश हो, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और ये इच्छा भी हो जाती है हमारी, काश आज बारिश हो, ये इच्छा भी है हमारी, ठीक है। तो संदेहवाचक जहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई है, फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं संदेहवाचक। फिर है प्रश्नवाचक। जिन वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक, और इसका मुख्य पहचान होती है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि वाक्य के अंत में लगा हुआ होता है। फिर है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक शब्द वाक्य कौन से होते हैं? वो होते हैं जहाँ पर हम अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और इसकी मुख्य पहचान होती है क्या होती है? कि वहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द लगे होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द आपको पता ही है, जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं, और इसका मुख्य पहचान होता है कि उस शब्द के पीछे ये वाला चिन्ह लगा होता है, ठीक है, ये वाला चिन्ह लगा होता है, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। लेकिन मैं इसे बैट बॉल बोलती हूँ, हमेशा ये याद रखती हूँ उसको, ठीक है। तो ये है हमारे विस्मयवाचक वाक्य। तो ये थे हमारे 8 पाठ के आधार पर वाक्य। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और जो हमारी बुक की एक्सरसाइज है वो हम लाइव क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।